Hello guys, welcome to WowIS. Now today we will cover our daily current affairs module for 1st of June. सबसे पहले हम देखेंगे बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। ये गल्फ़ ऑफ मन्नार में मिली है। ओके, इट्स अ रेयर स्पीशीज़ गल्फ़ ऑफ मन्नार में, और ये अपना कलर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकती है, कैमोफ्लेज। सेकंड थिंग इज़ इट्स वेरी वेनमस, पॉइजन होता है ओके स्पाइन में, इसलिए बैंड टेल स्कॉर्पियन फ़िश, इसलिए इसको स्कॉर्पियन फ़िश बोलते हैं। दूसरा हम देखेंगे द 5G क्लब D10। तो ब्रिटेन ने प्रपोज किया है इसको। ओके, ब्रिटेन हैज़ पुश्ड US टू मेक दिस क्लब सो दैट हम अपनी खुद की 5G टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर पाएँ और हुआवे पे डिपेंडेंट ना रहें। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी थर्ड डिफेंस सिस्टम। वी ऑल नो ये एक US का मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ओके, तो चाइना के कुछ रिजर्वेशंस हैं इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। साउथ कोरिया में ये डिप्लॉयड है और भी काफ़ी जगह, बट अभी जो कंटेंशन है दैट इज़ रिलेटिंग टू साउथ कोरियन डिप्लॉयमेंट। ओके, तो वो देखेंगे। नेक्स्ट इज़ G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। वी ऑल नो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगेन इसमें US प्रेसिडेंट ने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और रशिया को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ 7 है वो एक आउटडेटेड ग्रुप बन गया है। ओके, और प्रेजेंट डे रियलिटीज़ को अच्छे से शो नहीं कर पाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड रशिया, इनको इंक्लूड करने का डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। नाउ अगला टॉपिक है हमारा नेशनल नंबरिंग प्लान। तो जो भी नंबरिंग रिसोर्सेज हैं कंट्री के, आपका मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, ये सारा नेशनल नंबरिंग प्लान ही गवर्न करता है। तो ट्राई के कुछ रिकमेंडेशंस आए नेशनल नंबरिंग प्लान को लेके। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 11 डिजिट मोबाइल नंबर्स होने चाहिए, 11 डिजिट मोबाइल नंबर्स। ओके, ये एक रिकमेंडेशन आया है ट्राई का, तो इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाल फिलहाल ये नहीं है, क्योंकि अभी आगे इस पे बहुत काम होना है। एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ एन ओपेड विच इज़ क्रूड ऑयल इवेंचुअलिटीज़ एंड इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस। सो वी ऑल नो कोविड की सिचुएशन चल रही है और उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है सप्लाई लाइंस पे, क्या क्या सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं और इंडिया को कैसे प्रिपेयर करना है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ बैंड टेल स्कॉर्पियन फ़िश। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पीशीज़ को, एंड इट इज़ फाउंड इन द गल्फ़ ऑफ मन्नार। ओके, तमिलनाडु कोस्ट पे ये है गल्फ़ ऑफ मन्नार, मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिला है। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस, इट इज़ स्टिंजिंग वेनमस स्पाइंस। ये जैसा कि आप स्पाइंस देख सकते हैं इसकी, जैसे कि बिच्छू में होती है स्कॉर्पियन में होती हैं, ये वही स्पाइंस हैं और ये काफ़ी वेनमस हैं, इसलिए इसको स्कॉर्पियन फ़िश बोला गया। ओके, नाउ इट ऑल्सो ब्लेंड्स विद इट्स एनवायरनमेंट, दैट मीन्स ये अपना कलर चेंज कर लेता है। ओके, और स्कॉर्पियन फ़िश जैसा मैंने आपको बताया इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो इसकी स्पाइन है दिस पार्ट, उसमें काफ़ी जहर होता है और ये आपको बहुत फेटली इंजोर भी कर सकता है। गल्फ़ ऑफ मन्नार में ये मिला है। इतनी ही है ये न्यूज़। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द 5G क्लब D10। तो ये ब्रिटेन ने प्रपोज़ किया है। ओके, ब्रिटेन हैज़ पुश्ड US, जैसा कि मैंने आपको इंडेक्स में बताया था कि इन कंट्रीज़ को अपनी ओन 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ग्रुप बनाने की प्रपोज़ल है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा चाइनीज़ कंपनी हुआवे पे डिपेंडेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा एंड हमारा अपना 5G नेटवर्क एक इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ब्रिटेन ने प्रपोज़ किया है D10 विच इज़ अ क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इसलिए डेमोक्रेटिक 10 भी आप इसको याद रखने के लिए बोल सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम इसका है नहीं। ओके, तो ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ दैट इज़ D10। अब उन 10 कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो G7 का ग्रुप है, और G7 के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। ओके, इंडिया भी इसमें इंक्लूड किया गया है इंडिया को, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ इट विल इन्वेस्ट इनटू एग्जिस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज विद इन द 10 मेंबर स्टेट्स। जो मेंबर स्टेट्स में जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उसी में हैवी इन्वेस्टमेंट की बात करता है, ना कि किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की। ओके, नाउ द ग्रुप एम्स टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G। ओके, अभी हुआवे है और कुछ चाइनीज़ कंपनीज हैं वो 5G इक्विपमेंट्स और सप्लायर्स हैं 5G टेक्नोलॉजी के,
बट ये कहता है कि हमको अपनी इंडिजिनस 5G टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी चाहिए। ना हमने देखा कि ये जो ग्रुप है दैट कंसिस्ट ऑफ G7 एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो अब G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक भी G7 कंट्रीज से रिलेटेड है, तो वी शुड नो। तो G7 कंट्रीज़ में अमेरिका की 2 कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ कनाडा एंड सेकंड इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आता है हमारा यूरोप, उसकी 4 कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद है एशिया, तो उसमें से अभी तक एक ही कंट्री है, जापान। ओके, तो ये G7 कंट्रीज़ हैं। और ये जब बना था तो ये सबसे लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज़ थी उनका एक ग्रुप था। अब ये आउटडेटेड हो गया है हाल फिलहाल में, तो वील मूव फॉरवर्ड। इतना हमारा टॉपिक था। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थार्ड डिफेंस सिस्टम। सो व्हाट इज़ थार्ड? तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ओके, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थार्ड। ये यूएस ने बनाया है, यूएस की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, तो उसने इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। और ये ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है। ग्राउंड बेस्ड बोले तो कि इसका एक लॉन्चर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ओके, और ये ग्राउंड से काम करता है, इसको सी पे डिप्लॉय नहीं कर सकते आप, इसको ग्राउंड पे ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेबल, आप इसको ट्रांसपोर्ट, जैसे ये लॉन्चर है तो डैट इज़ ये लॉन्चर मूवेबल है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। नाउ जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि चाइना ने कुछ रिजर्वेशंस अपने रखे हैं सामने रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ थार्ड सिस्टम इन साउथ कोरिया। ओके, अब हम जानेंगे कि थार्ड काम कैसे करता है। तो इसके बहुत एडवांस्ड रेडार्स होते हैं। अगर जो कंट्री, कोई भी दूसरी कंट्री, एनिमी कंट्री, वो अगर कोई भी मिसाइल भेजता है तो ये एडवांस रेडार उसको पकड़ लेते हैं और वो ये भी बता देते हैं कि नेचर ऑफ थ्रेट क्या है, वो किस टाइप की मिसाइल है, ये सब कुछ ये एडवांस रेडार्स पता लगा लेते हैं। और ये चीज़ कम्युनिकेट करते हैं लॉन्चर को। ओके, इसका जो कमांड सेंटर रहता है उसको ये कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें, और यहाँ से जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको लॉन्च किया जाता है बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रडार। ओके, सो ये इसका बेसिकली पूरा फंक्शनैलिटी है। अब इसमें स्पेस बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड सर्विलेंस स्टेशंस होते हैं। स्पेस बेस्ड जैसे सैटेलाइट्स होते हैं, तो उनकी मदद से भी पता लगाया जाता है कि किस टाइप की मिसाइल है, किस टाइप का थ्रेट है। ओके, लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसको ये साउथ कोरिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री वेयर इट इज़ डिप्लॉयड। यूएई में, गुआम आइलैंड, इज़राइल एंड रोमेनिया, यहाँ पे भी इनको डिप्लॉय किया गया है। साउथ कोरिया में अभी ये ओसान में है, बट जो फाइनल डिप्लॉयमेंट साइट है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब चाइना के रिजर्वेशंस क्या हैं बेसिकली वो हम देखेंगे। तो जो चाइना का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजर्वेशन है वो ये है कि इसके जो एडवांस्ड रेडार्स हैं वो चाइना की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। चाइना ने बोला तो ये है कि उसको मिसाइल से ख़तरा है, बट ऐसा है नहीं। तो डिस्गाइज में चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जो इसके एडवांस रेडार्स हैं वो चाइना की मूवमेंट को जो ट्रैक कर रहे हैं वो ना कर पाएँ, क्योंकि चाइना के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं साउथ चाइना सी में, वी ऑल नो दिस। ओके, स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस ऑफ चाइना वो हैम्पर होते हैं अगर ये मिसाइल रहता है तो। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस का एक दबदबा है, यूएस डोमिनेंस है इस रीजन में। ओके, एंड चाइना डजंट वांट कि यूएस इतना डोमिनेट करे इंडियन ओशन रीजन में, तो वो भी एक रिजर्वेशन पॉइंट है कि यूएस का डोमिनेंस इतना नहीं होना चाहिए। वी ऑल नो द पावर पॉलिटिक्स that is at play in the Indian Ocean region, तो I do not need to elaborate it further, but US और साउथ कोरिया ने ये बोला है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, मिसाइल टेस्ट किए थे नॉर्थ कोरिया ने, ये सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए ये मिसाइल डिप्लॉयमेंट हुआ है, इसका कोई भी चाइना से रिलेशन नहीं है। तो ऐसा यूएस और साउथ कोरिया का कहना है, बट चाइना हैज़ इट्स ओन रिजर्वेशंस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ G7। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि G7 एक आउटडेटेड ग्रुप हो चुका है और इसको रिफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहला जो एजेंडा दैट इज़ रिफॉर्म। ओके, अब हाउ विल दे रिफॉर्म इट? शोन ने बोला है कि G7 कंट्रीज़ में आपको ऐड करना है रशिया को, इंडिया को, साउथ कोरिया को एंड ऑस्ट्रेलिया को, तभी ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। ओके, ऐसा अमेरिका का कहना है। G7 कंट्रीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड जापान।
अब पहले जब ये कंट्रीज़ बनी, जब ये ग्रुप फॉर्म हुआ था, दैट इज़ इन 1975, तो इसका जो पर्पस था दैट इज़ टू डिस्कस द इकोनॉमी। ओके, ये इकोनॉमी पे डिस्कशंस करता था, और ये एक इनफॉर्मल फोरम है, दैट मीन्स इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ कोई भी बाइंडिंग इसके प्रिंसिपल्स नहीं है। नाउ अगेन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा ग्रुप, उस केस में इसने वाइडर अपने जो कंसर्न्स थे, वाइडर कंसर्न्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड लाइक ऑयल प्राइसेस, इन सब को, क्लाइमेट चेंज, इन सब को डिस्कस करना चालू कर दिया। ओके, सो ये अपना फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाता रहा, इनके डिस्कशंस इंपॉर्टेंट होने लगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होने लगे। एंड रशिया ज्वाइन द ग्रुप इन 1997 एंड फॉर सम टाइम इट केम टू बी कॉल्ड एज G8। रशिया ने ज्वाइन किया इसको 1997 में। ओके, अब इसको G7 क्यों बोलते हैं अभी भी, क्योंकि रशिया को 2014 में एक्सपेल कर दिया गया था। रशिया को 2014 में एक्सपेल क्यों किया था, क्योंकि उसने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था, तो रशिया को 2014 में एक्सपेल कर दिया। बट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रशिया को फिर से इंक्लूड करना चाहिए। नाउ G7 को रिवाइवल की ज़रूरत क्यों पड़ी, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों मानते हैं कि आउटडेटेड ग्रुप हो चुका है, तो उसका सीधा रीज़न ये है कि जब ये ग्रुप फॉर्म हुआ था तो इसका वर्ल्ड जीडीपी में बहुत लार्ज शेयर था। आज के टाइम पे इसका वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 40% शेयर है इन कंट्रीज़ का। ओके, एंड 60% ऑफ द जीडीपी इज़ आउटसाइड दिस इट्स परव्यू। ओके, इसके स्कोप के बाहर हैं, और नई नई कंट्रीज़ हाल ही में उनकी ग्रोथ हुई है, जैसे कि इंडिया हुआ, ब्राज़ील हुआ, साउथ कोरिया हुआ, तो इनको इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट का मानना है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था ये, बट फिर भी। अगला टॉपिक है हमारा नेशनल नंबरिंग प्लान। तो ट्राई ने बोला है कि जल्द से जल्द एक नेशनल नंबरिंग प्लान को इशू करना चाहिए, जिससे कि यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर प्रोवाइड किया जा सके हर सब्सक्राइबर को इंडिया में। ओके, तो जो भी नंबरिंग रिसोर्सेज हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो भी नंबरिंग रिसोर्स हैं इंडिया के, मोबाइल नंबर्स, लैंडलाइन नंबर्स, वो सब नेशनल नंबरिंग प्लान गवर्न करता है उन सब चीज़ों को। ओके, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसको एडमिनिस्टर करता है, इस नेशनल नंबरिंग प्लान को, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये कुछ स्टैंडर्ड्स ले आउट करता है, उन सारे स्टैंडर्ड्स को ही ये नेशनल नंबरिंग प्लान एडहेयर करता है। ओके, सो ट्राई के जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं वो क्या क्या हैं, 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं। उसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो है 11 डिजिट के मोबाइल नंबर का। अभी आपने देखा होगा हमारा जो मोबाइल नंबर है दैट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स। अब ट्राई का कहना है कि जो मोबाइल नंबर्स हैं डेट शुड कंसिस्ट ऑफ 11 डिजिट्स। ओके, दूसरा हमने देखा कि काफ़ी सारी कंपनीज़ थी जो कि अब मार्केट में नहीं है, काफ़ी सारी कंपनीज़ थी, जैसे एयरसेल था एक टाइम पे। ओके, और हज तो खैर वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया, एयरसेल था, और भी ऐसे काफ़ी सारे, डोकोमो था, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज़ थी जो मार्केट में एक टाइम पे ऑपरेट कर रही थी और अब वो ऑपरेट नहीं कर रही हैं। तो उनको जो नंबरिंग रिसोर्सेज एलोकेट हुए थे उनको रीएलोकेट करना चाहिए, उनको ऐसा ही आइडल नहीं रहने देना चाहिए। ओके, ये दूसरा रिकमेंडेशन था। नाउ जो तीसरा रिकमेंडेशन था दैट इज़ प्रीफिक्सिंग 0 फॉर ऑल मोबाइल कॉल्स मेड फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। ओके, अगर आप लैंडलाइन से किसी मोबाइल फ़ोन पे कॉल करते हैं तो आपको सबसे पहले 0 लगाना पड़ेगा, ऐसा एक रिकमेंडेशन है ट्राई का। सो अब 11 डिजिट का मोबाइल नंबर रिकमेंड तो किया, बट उसके साथ कुछ इश्यूज़ होंगे एज़ वी ऑल नो। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्विचेज़ में बहुत मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ओके, कॉन्फ़िगरेशन स्विचेज़ में काफ़ी मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, कंज्यूमर्स पे सीधा असर पड़ेगा उस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये है कि इनकन्वीनियंस होगा। अभी आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही याद करने में इतनी तकलीफ़ होती है, तो 11 डिजिट का मोबाइल नंबर आप याद करेंगे या अपने फ़ोन में सेव भी करेंगे तो मेमोरी पे असर पड़ेगा। ओके, आपकी फ़ोन की मेमोरी पे। हालांकि ये ट्रिवियल इश्यूज़ हैं, बट फिर भी। दूसरी चीज़ ये है कि डायलिंग एरर्स होंगे। जब 11 डिजिट का मोबाइल नंबर है और आप कहीं नोट कर रहे हैं, ऑब्वियसली ओके, ट्रैफिक में लॉस हो सकता है और लॉस ऑफ रेवेन्यू टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो ये सारे इश्यूज़ हैं बेसिकली। अब बात होती है कि जब इतने सारे इश्यूज़ हैं तो ज़रूरत क्यों पड़ रही है 11 डिजिट मोबाइल नंबर की। वी ऑल नो हमारी पॉपुलेशन ग्रो होती ही जा रही है। ओके, और हमारी टेली डेंसिटी है 87.45%। दिस मीन्स इतने आउट ऑफ 100 दीज मेनी पीपल आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। ओके, जब इतने लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं तो 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर है वो
हमारे लिए इनसफिशिएंट कुछ टाइम बाद हो जाएंगे। इसीलिए टू मेंटेन सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हमको 11 डिजिट मोबाइल नंबर पे स्विच करना चाहिए, ऐसा ट्राई का मानना है। ओके, यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज़ एन ओपेड क्रूड ऑयल इवेंचुअलिटीज़ एंड इंडियाज़ प्रिपेयर्डनेस। ये बताता है कि कैसे हमारी सप्लाई चेन्स इफ़ेक्ट हो रही हैं, क्या क्या सिनेरियोज़ डेवलप हो सकते हैं और उसमें इंडिया की प्रिपेयर्डनेस कैसी रहनी चाहिए। ओके, सो ये जो ओपेड है वो स्टार्ट होता है, एक एलन कर्मेन थे, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी कोट से, दैट the world will be switching from just in time to just in case, okay, after the covid situation। तो इसका क्या मतलब हुआ? जस्ट इन टाइम मतलब आप अपने रिसोर्सेज की सप्लाई को मेंटेन कर रहे हैं कि हर चीज़ आपकी टाइम पे हो जाए। जस्ट इन केस में क्या हुआ कि इवेंचुअलिटीज़ काफ़ी सारी हो गई, आपको नहीं पता कि पोस्ट कोविड सिचुएशन क्या रहने वाली है। यू डोंट नो अबाउट इट। पोस्ट कोविड सिचुएशन क्या होगी ये काफ़ी अनसर्टेन है, हमको सही में नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। हमारे यहाँ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ेगी इंडस्ट्रीज़ की या डिमांड कम होगी, तो वी डू नॉट नो अबाउट दिस। तो जस्ट इन केस सिनेरियो एमर्ज हो रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, अगर दूसरी कोई पॉसिबिलिटी हुई तो उस केस में दूसरा आउटकम हो सकता है। दिस इज़ व्हाट ही रियलाइज बाय सेइंग जस्ट इन केस सिनेरियो। ओके, और इंडियन पेट्रोलियम सेक्टर के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इन केस सिनेरियो वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली इवॉल्व हो रहा है। नाउ ऑयल मार्केट एज वी ऑल नो इज़ अ लैंड फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। हमने देखा कि अभी यूएस में एक महीने पहले नेगेटिव टेरिटरी में था यूएस ऑयल का प्राइस। ओके, नेगेटिव चला गया था। जो बायर्स थे उनको पैसे सप्लायर्स दे रहे थे कि आप हमारा तेल ख़रीद लो भाई। ओके, तो ऐसा हुआ, फिर धीरे धीरे ये इम्प्रूव हुआ और आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि इट इज़ अराउंड होवरिंग अराउंड $30 पर बैरल। ओके, अब कुछ कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि भाई ये इम्प्रूव हो जाएगा, $50 पर बैरल चला जाएगा। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये $20 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और ये सारे जितने भी ओपिनियंस हैं ये कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। वेरिएबल्स जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इनके अजम्पशंस जो एक बियरिश ट्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं, ये वाले जिनको लगता है कि ये काफ़ी नीचे जाने वाला है, जो बियरिश ट्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं उनके अजम्पशंस कुछ और हैं। और जो बुलिश ट्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं ये वाले लोग जो कि कहते हैं कि प्राइस बढ़ जाएगा, उनको ऑप्टिमिस्टिक हैं ये लोग। तो इनके सबके अजम्पशंस अलग अलग हैं। तो इट बेसिकली बॉइल्स डाउन टू अजम्पशंस। कुछ के अजम्पशंस ऑप्टिमिस्टिक हैं तो उनको लग रहा है कि भाई ग्रोथ हो जाएगी, कुछ के अजम्पशंस पेसिमिस्टिक रेंज में हैं तो उनको लगता है कि ग्रोथ नीचे जाने वाली है। तो ये हर चीज़ डिपेंड करती है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन। और अब ये वेरिएबल्स क्या क्या हैं, तो जियोपॉलिटिक्स, यूएस चाइना के रिलेशंस कैसे होने वाले हैं। कुछ को लगता है ये सुधरेंगे तो उनको लगता है ग्रोथ होगी, कुछ को लगता है बिगड़ेंगे तो ये डी ग्रोथ होने वाली है। ओके, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होने वाली है, वैक्सीन डेवलप हो रही है क्या कोविड-19 की, तो ऐसे सबके अजम्पशंस हैं और सबके अजम्पशंस अलग अलग हैं। तो उस केस में सब अपने अलग अलग आउटकम पे पहुँच रहे हैं। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय लैंड फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। कुछ भी अनसर्टेन नहीं है ना। इस सिनेरियो में इंडियन पॉलिसी मेकर्स का चैलेंज क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया अभी भी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, हमारी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम नहीं हुई है। ओके, और इसका ऑलमोस्ट 90% हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये हमको पता है, ये वेरिएबल नहीं है हमारे लिए, ये हमको पता है कि हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। नाउ जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं दे आर फेसिंग अनसर्टेनिटीज़। ओके, जो बिज़नेस में ऑपरेट कर रही हैं वो अनसर्टेनिटीज़ हैं क्योंकि ग्लोबल डिमांड कम है, इंडियन डिमांड भी अभी कम चल रही है। तो कितना तेल बनाना है, कितना परचेज़ करना है, इन सब में अनसर्टेनिटीज़ हैं। ओके, एंड चैलेंजेस, सब कुछ चैलेंजेस हैं, ये सबको पता है, बट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दीज चैलेंजेस, आगे क्या क्या चैलेंजेस और होने वाले हैं, किस टाइप के चैलेंजेस होने वाले हैं, इसके बारे में पॉलिसी मेकर्स को नहीं पता है। ओके, नाउ हमको जस्ट इन केस पॉलिसी मोड में क्यों शिफ्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हमको दो सिनेरियोज़ यहाँ पे ओपेड में बताए गए हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि जो ऑयल प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाती है। मान लीजिए ऑयल प्राइस काफ़ी कम हो गया, अभी $20 $30 पे चल रहा है, मान लीजिए $10 पर बैरल पे हो गया। ओके, अब हमारी जो PSUs हैं लाइक ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आप जानते हैं कि ये ओवरसीज़ भी फंक्शन करती हैं। तो ओपेड का ये कहना है कि मान लीजिए अगर ये प्राइस काफ़ी कम हो जाती है तो उस केस में
क्या ये सही नहीं है कि इनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि प्राइस तो बहुत कम हो गया है। अब आपको अगर तेल ख़रीदना है तो आप सऊदी अरब से ऐसे ही ख़रीद लीजिए, उसमें इन लोगों को ऑपरेट करने की क्या ज़रूरत है, ONGC और OIL को। सो जो इम्पॉर्टेंट पब्लिक रिसोर्सेज हैं वो हमको तेल बनाने से हटा के क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा इसका सजेशन है कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ऐसे एक एसेट में लगा रहे हैं जिसका प्राइस काफ़ी कम हो गया है और रिस्क भी ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है इस एंडेवर की जो ये लोग कर रहे हैं। तो इस केस में हमको इनके जितने भी संसाधन हैं उनको हटा के क्लीन एनर्जी पे लगाना चाहिए। ओके, अगर तेल की प्राइस काफ़ी कम हो जाती है। ये हुआ अपना पहला सिनेरियो। जो नेक्स्ट सिनेरियो है दैट इज़ चोकिंग ऑफ सप्लाई लाइंस। ओके, तो वी ऑल नो कि हम जिन देशों से ऑयल परचेस करते हैं उनके सबके जो भी सोशल टेंशन्स हैं वहाँ पे, सोशल राइवलरीज़ हैं, वो काफ़ी अनसर्टेन सिचुएशंस में हैं। जितने भी कंट्रीज़ हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं वहाँ पे, चाहे कोई भी कंट्री को आप उठा लीजिए, कुवैत को उठा लीजिए या बाकी किसी भी कंट्री को उठा लीजिए, सब में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। तो उस केस में जो सप्लाई लाइन्स हैं वो स्नैप हो सकती हैं, हमको शायद तेल एकदम से मिलना ही बंद हो जाए। तो एक ये वाला सिनेरियो इन्विसेज किया इस ओपेड ने और उसमें बोला कि स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स हमको बनाने पड़ेंगे। ओके, अब हमारे पास अभी स्ट्रेटेजिक जो रिज़र्व है दैट इज़ 11 डेज़ और हम चाहते हैं उसको 24 डेज़ तक आगे बढ़ाने का। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो नॉर्म्स हैं दैट इज़ 70 to 100 डेज़ का वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व रखती हैं ऑयल का। ओके, नाउ अभी तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है, वी ऑल नो कोविड की सिचुएशन में सरकार के पास पैसा नहीं है, रेवेन्यूज़ ही जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो इतना इन्वेस्टमेंट सरकार नहीं कर सकती। तो ये ओपेड सजेस्ट करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है इतना रिज़र्व लाने का वो जॉइंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को। ओके, प्राइवेट एंटाइटीज़ और गवर्नमेंट इन दोनों को जॉइंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा इतना रिज़र्व लाने के लिए। तो पहला सिचुएशन हमने देखा कि अगर तेल की प्राइसेस कम हो जाती हैं उस केस में कैसे एक्ट करना है। दूसरा हमने देखा कि अगर सप्लाई लाइंस हमारी चोक होती हैं तो हमको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ेगा। और दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि एक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दूसरे की पॉसिबिलिटी कम है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ के इक्वल चांसेस हैं। ओके, नाउ कंक्लूजन में ये कहता है कि वी ऑल नो अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमको एटलीस्ट हर सिचुएशन के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके, ये इस ओपेड का कंक्लूजन था। यहाँ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। नाउ आपको इस कंटेंट की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल। ओके, दूसरा आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको कोई भी अपडेट होती है तो आप तक पहुँचे। ओके, वी नीड सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ हेल्प अस। थैंक यू।